छिटपुट घटनाओं के बीच यूपी की 10 सीटों पर 5 बजे तक 55.13% वोटिंग। संभल में लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। चुनाव में सीएम योगी ने सपा पर बोला सियासी हमला, बोले चुनाव परिणाम आने दो, आपको बता दें उतर जाएगी गुंडों की गर्मी। अखिलेश यादव की उन्नाव और कानपुर में ताबड़तोड़ रैलियां निशाने पर रही भाजपा, बोले डबल इंजन सरकार का एक इंजन गायब। बदायूं लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार आदित्य यादव ने वोटिंग में गड़बड़ी का लगाया आरोप, बोले भाजपा नहीं प्रशासन और खाकी लड़ रहे चुनाव। संभल में वोटिंग के बीच बवाल, सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क आपको बता दें और पुलिस के बीच नोकझोंक, सपा प्रत्याशी को पुलिस ने घसीटा। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डाला डेरा, 2 दिन के प्रवास पर पहुंची रायबरेली। 18 तक अमेठी में करेंगी भाई राहुल का प्रचार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे। शहर के जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशी अनु टंडन के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने युवाओं को फ्री में इंटरनेट और डाटा देने की बात कही। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्नाव से गठबंधन के प्रत्याशी उन्नाव आपको बता दें अनु टंडन ने कहा कि जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं उन्नाव की बेटी हूं और ये चुनाव उन्नाव के सम्मान का चुनाव है। वहीं जनसभा में मौजूद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार का जाना तय है। इस बार 400 पार नहीं 400 हार होनी है। उन्नाव से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनु टंडन जीत रही हैं। जनसभा में मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी के न्यूज इंडिया से बातचीत की और कहा कि मोदी जी घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें जनता आराम करने के लिए भेजने वाली है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में होगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। हमारे साथ इंडिया गठबंधन कि ये उन्नाव जिले की एकता, एक मजबूत इरादा और स्नेह को दर्शाता था। अगर बात की जाए जो आपके सामने यहाँ से 2 बार के सांसद हो चुके हैं साक्षी महाराज, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई में ही नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। पाकिस्तान तक को उन्नाव के चुनाव में उन्होंने बता दिया है। ऐसा है कि वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वैसे अधिकार तो उनको सब कुछ है कि आप जो बोलना चाहें बोलें, लेकिन जो बातों का मतलब नहीं है उसको सुनता है जनता भी सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। अगर बात करें आपके मुद्दे क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर उन्नाव के जनता के बीच जा रही है? उन्नाव मेरा है, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, यहाँ का दुख दर्द परेशानी सबको समझती हूँ। और अगर उन्नाव मेरा है तो उसमें मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सारे मुद्दे मेरे मुद्दे हैं और उन सब मुद्दों के लिए मुझे बराबर से लड़ना होगा। और इसके साथ मेरा ये जो मंच है और हमारी जनता है वो साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैम क्या कहेंगी आप इंडिया गठबंधन को लेकर? उन्नाव में भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष के नाते लगभग हर विधानसभा में गई हूँ। हर विधानसभा में बहुत बहुमत के साथ जिताने का लोग स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ से आप निश्चिंत होकर जाइए। अनु टंडन जी भारी मतों से जीत रही है, इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है। राहुल गांधी जब बात कर रहे हैं कि हम न्याय देंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे, कल उन्होंने एक बयान दिया है कि जब नरेंद्र मोदी आपके पास आए तो खटाखट उनसे कहिए। तो इसको लेकर जनता की भी जो महिलाओं को लेकर जो लगातार कांग्रेस पर हावी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पे हावी नहीं हो रही है, कांग्रेस उन पे हावी है। राहुल गांधी जी का जो न्याय पत्र है, जो गारंटी कार्ड है, वो राहुल जी ने ऐसे नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने या अखिलेश जी के द्वारा ऐसे नहीं बनाया गया। वो जनता के बीच जाके 62 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की यात्रा की, 3500 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद चाहे एक महिला को, हमारी घर की मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना, चाहे हमारे 35 लाख की नौकरी के बाद 2 बच्चे हमारे रहेंगे उनके टिप्स हो, उसके बाद किसानों का सम्मान हो, उसके बाद मनरेगा में सम्मान हो। ये सारी चीजें जनता की धरातल की चीजें हैं और कांग्रेस पार्टी गठबंधन हमारा जीतेगा और ये सारी चीजें हमारी पूरी होंगी। नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत बातें की थी, 15 लाख आया, लोगों को नौकरी मिली, महिलाओं को सम्मान मिला, किसानों को सम्मान मिला। पहले उसकी बात कर ले और सबसे बड़ी बात है पहले अपने पास जो जमा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का
पूरा हिसाब है, पहले वो जनता को दे दें, फिर वो आगे की बात करें। राहुल जी के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं, अखिलेश जी के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई टिक ही नहीं रहा। अभी सुनील सिंह साजन को आपने सुना, उन्होंने 400 हार की बात दोहराई। अगर हम कांग्रेस के गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने टिक नहीं रहे हैं। अब देखना होगा उन्नाव की इस धरती पे, जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी इतिहासकारों की धरती है, यहाँ पर अनु टंडन को जो रैली में जनसमर्थन मिला है 13 तारीख को, क्या वो जनसमर्थन मतदान में या वोट में तब्दील होता है? उन्नाव से के न्यूज़ के लिए विशाल पंडित। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी। इसके बाद जो 13 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर क्या है, और आज की रैली को लेकर कैसे? 13 तारीख मतदान के लिए हमारी समाजवादी पार्टी उन्नाव जिले की पूरी तरह तैयार है और हर बूथ पे हमारे सारे लोग हैं और मजबूती के साथ खड़े होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा आज भी चुनाव चल रहा था और इस तरह बरकराने का काम कर रही थी, वो यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद था उसने कोई कार्य नहीं किया, एक भी कार्य नहीं किए। कोई कार्य गिना दीजिए जो किए हों। तो जनता बहुत त्रस्त है, केवल यहाँ उन्नाव जनपद की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है। इसलिए ये मानकर चलिए कि जहाँ भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है, भारी बम्पर से जो है जीत होगी। और हमारे नेता जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ उन्नाव जनपद में इतनी कड़ी धूप में भी लोग जो है वहाँ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी नीतियों को जानने के लिए आए हुए हैं। तो ये मानकर चलें आप कि हमारे यहाँ जीत भारी बम्पर से जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जुमलों वाली सरकार जल्दी से जल्दी चली जाएगी। केवल जुमले हैं और कुछ नहीं। इसमें इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, सारे उसको बेचने का कार्य किया है। इसने जो है रेल बेच डाली, इसने एयरपोर्ट बेच डाले। रेल में जो किराया 5 रुपये से कानपुर जो है हमारा गरीब आदमी जो है अपनी सब्जी बेचने जाता था, 5 रुपये में पहुँच जाता था, आज वो 30 रुपये दे करके जाता है। तो जब वो इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि सरकार से लोग बहुत त्रस्त हैं। और इस बार का जो मतदान होगा वो बिल्कुल मोग मतदान होगा। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि मतदान का जो है किस तरफ जो है मतदाता की करवट बैठेगी। उन्नाव के जीआईसी मैदान में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैली थी और एक बहुत ही नोन चेहरा जो अक्सर टीवी पे दिखा, हमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा, कॉमेडियन राजीव निगम जी हैं। और आज आप उन्नाव भी पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका के न्यूज़ में। और धन्यवाद। क्या लग रहा है आपकी इस भीड़ को देख, जो मामला बना है? आप भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर? क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा से और गठबंधन की तमाम चीज़ों से और मुद्दों पे डिस्कस करते करते, वीडियोस बनाते बनाते, सब करते, अब हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, है ना। अभी क्या लगता है? नहीं, अब लगता है ये उनसे पूछो कि उनको क्या लग रहा है। तिलमिलाहट लग रही है, बिलबिलाहट लग रही है, घबराहट लग रही है। बाकी यहाँ इतनी जनता, आवाम, जो भी हालात हैं उसको देखते हुए जनता समझदार हो गई है। 10 साल का जो घपला, घोटाला, लफड़ा, टेंशन, झूठ, फरेब, जितनी भी चीज़ें थी जनता को समझ में आ चुकी हैं। जनता उनसे निजात चाहती है और बदलाव चाहती है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में सब लोग। तो मैं तो लगातार रैलियाँ कर रहा हूँ। अभी इससे पहले भी रमईपुर में भी रैली थी, तो एकदम प्रचंड रैली थी, तो वहाँ पर भी बदलाव की बयार है। और मैं लगातार 8-10 दिन से अखिलेश जी के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रैलियों में। तो जो प्रचंड भीड़ और भीड़ का जो रिस्पांस है ना, वो बता रहा है। और लोगों से मैं बात भी करता हूँ, अब जैसे भी पत्रकार भी मिलते हैं तो सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं, अब इनका जो है जो झोला उला था ना, ये लोग पैकिंग में लगे हैं, अभी चुनाव में नहीं लगे हैं। हाँ, अभी जाने वाले हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम पिछले कई दिनों से उनका भाषण सुन रहे हैं। अब वो आ गया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। उधर अभी मैं सुन रहा था अखिलेश यादव को इसी जीआईसी मैदान में, वो कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? अब ये बताइए कि मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी तो बहुत कुछ कहे। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। अब ये कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ। तो वो तो कुछ कहते रहते हैं, उनके कहने का वो इस देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है उनको, क्योंकि अब उनका चली चलाई की बेला है ना। थोड़ा 18-18, 22-22 घंटे इधर उधर चीज़ें, तो अब कुछ नहीं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। हाँ, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए।
और हम लोग संस्कारी लोग हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, है ना। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि अपने 75 साल के जो दादाजी उनसे सुबह बोलते जाओ दूध ले आओ, पेपर ले आओ, सब्जी ले आओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बैठालते हैं उनको, पानी नहीं पिलाते, आराम करो। तो अब ये दादाजी को भी अब जो है आराम करो, 18, 20, 22 घंटा जो है काम वाम करवा करके काहे को किसी को जो है, तो वही है झोला तैयारी में लगा है। इतनी रैलियां कर रहे हैं, क्या कहीं से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? नहीं अब क्या चुनाव यार, चुनाव तो हम निपट आया, हम लड़ने के नहीं, हम लड़ने के नहीं, हम लड़वाने का काम करते हैं। उन्नाव से के न्यूज के लिए विशाल पाठक। आज उन्नाव के जियासी मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन के लिए जनसभा करने आए हुए थे अखिलेश यादव जी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुनील सिंह साजन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आज जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान भी था, मतदान को लेकर क्या कहेंगे, और जो जनसभा हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तीसरे चरण का मतदान जिस तरीके से हो रहा है उससे ये बात साफ हो गई है कि 2 चरणों में तो हवा चली थी कि भाजपा हार रही है। अब तीसरे चरण ने इस बात को साफ कर दिया है कि भाजपा खत्म। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज उन्नाव की धरती से बात कही है कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हार रहे हैं। तो भाजपा एक तरफा हार रही है, और उन्नाव में तो भाजपा अपनी जमानत कैसे बचाएगी इस बात की लड़ाई लड़ रही है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि अभी समय है, और हम तो आपके भी चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि सारे लोग जाकर के मतदान करें। जो भी मतदान हो रहा है बड़े पैमाने पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। की जो बात थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुनील सिंह साजन ने रुख साफ किया है। करेंगे अगली खबर का। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज इंडिया की टीम ने खास बातचीत की है। राजेश कुमार द्विवेदी ने गौपालन के विशेष महत्व को बताते हुए गौपालन की तुलना देव पूजा से की है। उन्होंने कहा कि गौपालन मेरी प्रथम पूजा है। पर हम देख रहे हैं कि बसपा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी को गायों से भी बहुत प्यार है। उनके गौशाले में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत सारी गाय हैं इनके पास, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्राह्मण हैं। जाहिर है कि गौ सेवा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में आजकल इसको बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। आपको लगाव कैसे हुआ? मैं अपने बचपन से, हमारे पिताजी गाय पालते रहे और उसके बाद मैं भी पाल रहा हूँ, और हमको गायों से बहुत प्रेम है, जिसमें हम अपने वहाँ हर वैरायटी की गाय रखते हैं। जैसे गिरी है, जेट ब्लैक देसी है, और हरियाणा है। इस तरीके की गाय मैं देसी रखता हूँ जिसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, और इनके गायों के दूध में विशेषता है। एक गाय जैसे मेरे पास जेट ब्लैक देसी है, उसमें यह है कि अगर उसको पाला जाए तो शनि देवता की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो देवता की कृपा पाने के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, या मन बहुत करता है गायों की सेवा करने? शास्त्रों में लिखा है कि 33 करोड़ देवता एक गाय में वास करते हैं, जिनका नाम लेना मनुष्य के जीवन में बहुत मुश्किल है। हम ये मान के चलते हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं तो 33 करोड़ देवता हम पर प्रसन्न रहेंगे, और 33 करोड़ देवता मान करके हम गायों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इस गौशाला में हम देख रहे हैं बहुत सारी गाय हैं, इनकी आप सेवा भी करते हैं। कितना वक्त मिल पाता है बिजी स्केड्यूल में? सुबह मैं 6 से 9 तक करता हूँ। ये हमारी प्रथम समझिए पूजा, समझिए प्रथम पूजा है ये हमारी। तो आप सबसे ज्यादा समय गायों को देते हैं? अच्छा लगता है आपको? जी, बहुत मन शांत रहता है और समस्त परेशानियों से दूर रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात है मन प्रसन्न रहना एक मुश्किल चीज है। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और यहाँ पर बसपा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी को आप सुन रहे थे, वो गौशाला भी उन्होंने बनवा रखी है। यहाँ पर उनके पास विभिन्न तरीके की गायें हैं जिनका वो सत्कार करते हैं, जिनको वो पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं गौ सेवा, गौ प्रेम भी साफ तौर पर बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी के पास देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आपको बता दें अहमदाबाद में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने इससे पहले लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील भी की। इस दौरान अमित शाह भी पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, दिग्गज पहले मतदान फिर जलपान की सोच के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला दिग्गज नेता के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में सिलाज पब्लिक स्कूल के बूथ में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बात दक्षिण की करें तो कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार की टक्कर और मैदान में बीजेपी से निकाले गए नेता की मौजूदगी ने कर्नाटक के शिमोगा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदाताओं ने ईवीएम पर वोट की चोट की है, तो वहीं दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और विदिशा सीट पर अपनी जीत का दावा किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथ पर जाकर वोट डाला। वहीं नारायण राणे सिंधुदुर्ग में बारामती सीट से प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने बूथ पर जाकर मतदान किया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बूथ पर जाकर अपना मतदान किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में संपन्न हुए मतदान में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी जमकर मतदान हुआ। उद्योगपति से लेकर नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ अहमदाबाद में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश ने इटावा के सैफई में अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ बूथ पर जाकर मतदान किया। वहीं एमपी के राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमपी लोकसभा में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। वहीं बीजेपी नेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के भावनगर में पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज सुबह 7 बजते ही यूपी की 10 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया था। मैनपुरी लोकसभा के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय के मतदान स्थल पर फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव और उनकी पत्नी ने वोट डाला। अक्षय वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। रामगोपाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 10 सीटों में 3 पर मुलायम सिंह यादव का परिवार चुनाव लड़ रहा है, जिसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं सीटें शामिल हैं। मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद से पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से मैदान में हैं। वहीं बदायूं से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को पहले उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया। संविधान को बचाया जा सके उसके लिए वोट हम लोगों ने अक्षय जी यहाँ से सीधे आप फिरोजाबाद जाएंगे। यहाँ से फिरोजाबाद में घूमने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक मतदान हो, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। और प्रशासन से भी यही मांग हम लोगों ने करी है लगातार कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान फिरोजाबाद में करवाएं। क्या लग रहा है सर, ये 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, आपको क्या दिख रहा है सर?
ये नारा उनका फेल हो चुका है। ये नारा जरूर सच होने वाला है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। तो आप कोई स्थानीय मुद्दा भी है या कोई राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसको? विकास का मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी के मुद्दे हैं और संविधान को बचाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, नौजवानों को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, ये सारी हैंगी चीजें जिन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी का कहना है कि हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई आरक्षण को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, हमारी लड़ाई लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए। वो तो कसम खाकर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। जब लोगों का दिमाग कुछ सत्ता का नशा चल जाता है तो नशे में आप जानते हो आदमी बाएं बाएं साएं बकने लगता है। वही हमारे मुख्यमंत्री जी कर वोट परसेंटेज पिछले 2 चरणों में कम रहा, क्या लग रहा है आपकी बार तीसरे चरण का चुनाव है तो बढ़ेगा मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहिए? गर्मी में ही असर होता है, वोट परसेंटेज का किस पे क्या असर पड़ा ये 4 तारीख खबरों करेंगे। अगली खबर का कानपुर को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में के न्यूज इंडिया की टीम ने आज व्यापारियों से लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। व्यापारियों ने कहा कि योगी और मोदी की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी होने के कारण व्यापारी निडर होकर व्यापार कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पीएम मोदी के रोड शो के बाद चुनाव में बीजेपी के पक्ष में असर पड़ा है। इसके साथ व्यापारियों ने बताया कि कानपुर लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को शिक्षा माफिया लोगों ने बताया। व्यापारियों ने कहा कि आलोक मिश्रा अपने स्कूल डीपीएस में बच्चों से पानी का भी पैसा लेते हैं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि मोदी जी के रोड शो के बाद कानपुर में बंद पड़ी मिलें खुलने की उम्मीद जगी है, जिससे शहर का व्यापार बढ़ने की उम्मीदें हैं। नगरी कानपुर में 13 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज के न्यूज इंडिया की टीम व्यापारियों के साथ मौजूद है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? रईस आलम। रईस जी, कानपुर के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कानपुर का चुनाव द्विपक्षीय चुनाव दिख रहा है हमको, जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इंडी के मोर्चे के प्रत्याशी 2 लोग मुख्य धारा में दिखाई दे रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी गुजरिया जी भी चुनाव में हैं, लेकिन इस चुनाव में उनका जो है आधार अभी हमको दिख नहीं रहा। बाकी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तस्वीर साफ स्पष्ट होती जाएगी और मोदी के आने से, मोदी जी के जो रोड शो से, उसका इस चुनाव पे एक प्रतिकूल असर पड़ने वाला है बच्चियों के लिए। देखिए, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी के रोड शो से एक अच्छा असर पड़ेगा चुनाव पर। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? विनोद दीपानी। किस तरीके से आप एक व्यापारी हैं और औद्योगिक नगरी कानपुर का चुनाव किस तरीके से? औद्योगिक नगरी कानपुर है, कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, हालांकि अब वो बात नहीं है। पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, जितनी भी मिले थी। लेकिन अब मोदी को 10 साल का कार्यकाल हो गया है और उम्मीद करते हैं कि अब कानपुर की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। रोड शो होने के बाद बिल्कुल पूरी उम्मीद जगी कि मोदी जी कानपुर की तरफ ध्यान देंगे और जितनी मिलें बंद पड़ी हैं वो चालू होंगी। और रमेश अवस्थी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, उन्होंने वो भी पूरा ठोस वायदा मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं कि इन मिलों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पूरी तरीके से उनका यही ओपिनियन है कि मिलें चालू कराई जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो कानपुर फिर एक बार बहुत तरक्की करेगा। हालांकि सरकार ने पिछले, जब से डबल इंजन की सरकार हो गई है मोदी योगी जी, तो यहाँ पर विकास हुआ है। जैसे कि मेट्रो है, रोड्स वगैरह हैं, लाइट 24 घंटे आती है। तो सब जब विकास होगा तो व्यापारियों का सबसे पहले भला होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था जो सुधरी है, हम व्यापारियों के लिए सबसे सुविधाजनक यही चीज़ है। जो हम लोग निडर होकर व्यापार करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं कोई डर नहीं है कि कोई गुंडा टैक्स वसूल रहा है या कुछ भी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है सनातन की जो रक्षा मोदी और योगी जी की उसमें संरक्षण में हो रही। देखिए, तो आपने सुना कि व्यापारियों का कहना है कि भाजपा के राज में व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है और खुलकर जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ ही आलोक मिश्रा को व्यापारियों ने भी शिक्षा माफिया बताया है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया।
तो खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।